गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग बताइएगा आप लोग कैसे हैं। तो हम आप लोगों को क्लास 9 की गृह विज्ञान बता रहे थे, जिसमें से मैंने कुछ चैप्टर फिनिश कर दिया। अभी मैं यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करी हूँ, जिसमें से कुछ चैप्टर इसमें फिनिश ही कर दी हूँ, ये भी फिनिश हो जाएगा। तो इसमें से कुछ चीज़ें मैंने आपको बता दी, जैसे सफाई के बारे में, कौन सी दैनिक सफाई होती, कौन सी मासिक, ऐसे करके कुछ चीज़ें बता दी। मितव्ययिता क्या होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं गृह कार्य व्यवस्था के साधन, जो यही आपको देखना है। घर की कार्य व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने हेतु विभिन्न साधनों की आवश्यकता होती है। अतः कार्य व्यवस्था में साधनों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। विभिन्न साधनों को निम्नलिखित दो भागों में बांटा जा सकता है, एक भौतिक साधन, दूसरा मानवीय साधन। भौतिक को अमानवीय साधन भी आप कह सकते हैं। भौतिक साधन और मानवीय के मतलब जो इंसान के अंदर होता है। जैसे आपके अंदर क्या है, आपकी कुशलता, आपका ज्ञान, आपकी बोलने की वाक्पटुता, ये सब आपके अंदर है ना, आपकी सोचने समझने की शक्ति। लेकिन अमानवीय शक्ति जो भौतिक साधन होते हैं, जिसको आप टच कर सकते हैं, जिसको छू सकते हैं, जिसका आप उपयोग करते हैं। जैसे जैसे आप कह सकते हैं कि धन हो गया। धन को आप देखते हैं ना, छूते हैं कि नहीं छूते। अब उसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष होता है, उसकी बात नहीं। लेकिन वैसे क्या होता है, धन जो होता है आप उसको देख सकते हैं, उसको छू सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। पुस्तक, फर्नीचर, ईंधन, लोहा, ये सब चीज़ें क्या होती है, आप पार्क हो गया, डाक हो गया, बिजली हो गई, इस चीज़ों का आप उपयोग करते हैं। तो ये भौतिक साधन के अंतर्गत आता है। तो देख लीजिए भौतिक साधन के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो भौतिक साधन वे साधन जिनको प्रायः देखा और स्पर्श किया जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, जिसको देखा और स्पर्श किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इन साधनों में विभिन्न प्रकार की सुविधाओं को भी सम्मिलित किया जा सकता है। अतः भौतिक साधनों को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, धन। धन किसी भी परिवार का जीवन रक्त है, क्योंकि धन के बिना आप कुछ भी सोच नहीं सकते। लोग कहते हैं कि नहीं, धन सब कुछ जरूरत नहीं है, लेकिन है। आप खाने से लेके, पीने से लेके, पढ़ने से लेके, पहनने से लेके, जब धन नहीं खर्च करेंगे तो आपको चीज़ें कहाँ से मिलेंगी। जिस प्रकार बिना रक्त के शरीर मृत हो जाता है, ठीक उसी प्रकार बिना धन के पारिवारिक जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। अतः बिना धन के गृह कार्य व्यवस्था का संचालन संभव ही नहीं है, क्योंकि धन के अभाव में गृह के विभिन्न कार्यों को संपन्न नहीं किया जा सकता। जब धन का पारिवारिक जीवन एवं कार्य व्यवस्था में इतना अधिक महत्व है, तो इसका सदुपयोग अत्यंत आवश्यक है। मतलब उसका उपयोग क्या हो, मितव्ययिता पूर्वक सही ढंग से किया जाए, बजट बना करके किया जाए। ऐसे ही नहीं कि 10,000 आ गया तो एक दिन में 10,000 खत्म कर दे और लास्ट के महीने तक क्या हो, हमें मांगने की नौबत आ जाए। और यही काम अगर हम बराबर करेंगे तो कोई देने के लिए भी तैयार नहीं होगा। अतः यदि गृहिणी मितव्ययितापूर्ण विधि से धन का प्रयोग करती है, तो गृह के विभिन्न कार्य सुगमता से सीमित धन से भी संपन्न हो सकते हैं। दूसरा आता है विभिन्न भौतिक पदार्थ। भौतिक पदार्थों की इस श्रेणी के विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, जैसे खाद्य सामग्री, वस्त्र, निवास स्थान, पुस्तकें, फर्नीचर, ईंधन, लोहा आदि सम्मिलित किए जा सकते हैं। इन भौतिक साधनों के अभाव में भी गृह कार्य व्यवस्था का संचालन संभव नहीं है। अगला आता है सार्वजनिक सुविधाएं। विभिन्न प्रकार की सार्वजनिक सुविधाएं, जैसे यातायात के साधन, विद्यालय, पुस्तकालय, सिनेमा, बिजली प्रदान करने वाले संस्थान, डाकघर, बैंक आदि भी भौतिक साधनों में शामिल है। इनके बिना भी गृह कार्य की व्यवस्था को सुचारू रूप से नहीं चलाया जा सकता। गृह के अनेक ऐसे कार्य हैं जो इन सुविधाओं पर आश्रित हैं। अगला आता है मानवीय। अब तक आपने क्या देखा, अमानवीय या भौतिक, उसमें धन है, भौतिक पदार्थ है और सार्वजनिक सुविधाएं हैं। अब आता है मानवीय, जो आपके अंदर निहित है, मतलब आपके अंदर स्थित है। उपयुक्त विभिन्न भौतिक साधनों का महत्व समाप्त हो जाता है यदि विभिन्न मानवीय साधनों की उपलब्धि एवं प्रयोग न हो। मानवीय साधन वे साधन है जो मानव के विभिन्न गुणों आदि से संबंधित रहते हैं। इनको निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, शक्ति। गृह की कार्य व्यवस्था के, इसमें भी ग्रास और कैंडल ने अलग अलग बात कही है, इस चीज को याद रखिएगा। ग्रास और कैंडल ने क्या हुआ है, निकिल और डार्सी और ग्रास और कैंडल। निकिल और डार्सी ने क्या किया है, समय को, शक्ति को, इन सबको क्या माना है, अमानवीय माना। वही ग्रास और कैंडल ने क्या माना है, मानवीय माना है। शक्ति, गृह की कार्य व्यवस्था के संचालन के लिए शक्ति क्या व्यय होता है। वास्तव में मानवीय शक्ति ही विभिन्न कार्यों का आधार है। शक्ति परिवार के सदस्यों के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर निर्भर करती है, जो सदस्य बिना संभव क्या लिखा है, एक मिनट देखते रुकिए।
जो सदस्य जितना स्वस्थ होगा उसकी शक्ति भी उतनी अधिक होगी। गृहिणी को चाहिए कि वह कार्य व्यवस्था को इस प्रकार संचालित करे कि कम से कम शक्ति के व्यय से अधिक कार्यों को संपन्न कर सके। ऐसा करने से शक्ति की बचत होगी और गृहिणी को कम से कम थकावट होने के कारण उसके स्वास्थ्य पर कुप्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरा है रुचि, जिसे इंटरेस्ट कहते हैं। किसी भी गृह की कार्य क्षमता सुचारू रूप से नहीं चल सकती यदि उसके सदस्यों की घर के कार्यों में रुचि न हो। अतः एक सफल कार्य व्यवस्था में रुचि का एक महत्वपूर्ण स्थान है। रुचि कार्य को सरल बना देती है तथा उस कार्य को शीघ्रता से किया जा सकता है। प्रायः यदि विभिन्न कार्यों को किसी योजना के अनुसार किया जाए तो कार्य में रुचि उत्पन्न होती है। मतलब कार्य का क्या होना चाहिए, योजना बनाना चाहिए, जिससे क्या होता है आपको पहले लक्ष्य निर्धारित करके फिर योजना बना के और कार्य को क्रियान्वित करके नियंत्रित करके फिर अपने मूल्यांकन करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करके मतलब संतुष्ट हुआ जा सकता है। प्रायः यदि विभिन्न कार्यों को किसी योजना के अनुसार किया जाए तो रुचि उत्पन्न नहीं हो सकती। यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि परिवार के विभिन्न सदस्यों की रुचि में भी अंतर होता है। अतः विभिन्न कार्यों का विभाजन सदस्यों की रुचि को ध्यान में रखकर किया जाता है ताकि कार्य व्यवस्था में किसी प्रकार का व्यवधान न हो। अगला है ज्ञान। ज्ञान स्वयं एक शक्ति है। गृहिणी ज्ञान के द्वारा कार्य व्यवस्था की सर्वोत्तम विधियों का चुनाव कर सकती है और कार्य व्यवस्था को सफल बना सकती है। इससे न्यूनतम साधनों से अधिकाधिक लाभ प्राप्त कर सकती है। ज्ञान के अभाव में कार्य व्यवस्था अनियंत्रित हो जाता है। अगला आता है योग्यता एवं दक्षता। एक सफल कार्य व्यवस्था के लिए योग्यता एवं दक्षता को प्राप्त करना आवश्यक है। विभिन्न कार्य विभिन्न योग्यताओं एवं दक्षताओं से संपन्न होते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी विशेष कार्य में निपुण हो तो वह उस कार्य को कम से कम शक्ति प्रयोग करके शीघ्रता से कर सकता है। मैं एक उदाहरण देती हूँ आपको। जैसे किसी को मेहंदी लगाने में कोई ट्रेंड है, जैसे आप लोग बुलाते हैं ना मेहंदी लगाने के लिए, जो आर्टिस्ट जो मेहंदी लगाते हैं उनको आप बुलाते हैं, और ऐसे किसी को बिना ट्रेनिंग लिए बिना परीक्षण या बिना इंटरेस्ट के अगर किसी को ये काम करवाएंगे तो जो इस चीज़ को सीखा है या जिसको इंटरेस्ट है वो 5 मिनट के अंदर ही खूब बढ़िया से रच देगा मेहंदी। लेकिन जिसको नहीं आएगा उसको क्या होगा, कुप्पी जो कोन बोलते हैं उसे भी वो भी नहीं पकड़ सकता। इसीलिए क्या होना चाहिए, योग्यता और दक्षता इंपॉर्टेंट है। तो वह घर को भली भांति सजा सकता है। मनोवृत्ति, जो आपका एटीट्यूड होता है, मनोवृत्ति भी कार्य व्यवस्था में अपना योगदान करती है। मनोवृत्तियों में परस्पर अनुकूलता, सहयोग एवं सामंजस्य, आशा निराशा आदि सम्मिलित किए जा सकते हैं। यदि किसी कार्य की ओर हमारा आशावादी दृष्टिकोण है तो उस कार्य को हम कुशलता पूर्वक एवं शीघ्रता से संपन्न कर सकते हैं। वास्तव में आशा प्रेरणा उन्नति का स्रोत है। अतः अनुकूल मनोवृत्तियों से कार्य व्यवस्था सुचारू रूप से चलती है। अनुकूल मनोवृत्तियों से क्या होता है, कार्य व्यवस्था सुचारू रूप से चलती। अगला आता है समय। इसको ही क्या किया है, ग्रास और कैंडल ने और निखिल और डार्सी ने मानवीय अमानवीय में अंतर किया है। ग्रास और कैंडल ने इसे मानवीय माना है, निखिल और डार्सी ने इसको क्या माना है, अमानवीय साधन के रूप में माना है। समय ही व्यक्ति को बनाता है और समय ही व्यक्ति को नष्ट करता है। अतः समय का सदुपयोग अत्यंत आवश्यक है। समय का सदुपयोग कार्य व्यवस्था में एक विशेष स्थान रखता है। यदि कोई कार्य उचित समय पर नहीं किया जाए तो समस्त कार्य व्यवस्था के अस्त व्यस्त होने की संभावना हो सकती है। इसके विपरीत यदि प्रत्येक कार्य समय पर किया जाए तो कार्य व्यवस्था में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं हो पाता और कार्य व्यवस्था सफल होता है। अतः हम कह सकते हैं कि एक सफल कार्य व्यवस्था के लिए समय भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण साधन है। उपयुक्त कथन से स्पष्ट है कि किसी कार्य व्यवस्था की सफलता में विभिन्न भौतिक मानवीय साधनों का योगदान है। वे सभी अपने स्थान पर महत्वपूर्ण हैं और किसी एक भी साधन के अभाव के कारण सारी कार्य व्यवस्था अव्यवस्थित हो सकती है। सभी साधन एक दूसरे के पूरक हैं। सभी साधन क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं। उदाहरणार्थ, यदि गृहिणी कपड़े धोने से अपने समय एवं श्रम की बचत चाहती है तो समय एवं श्रम की कमी को वॉशिंग मशीन खरीदकर अर्थात धन के व्यय करने से पूरा कर किया जा सकता है। यह भी जानते हैं कि साधन सीमित हैं, आवश्यकताएं सदैव बढ़ती हैं, अतः अधिकाधिक आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए सीमित साधनों से करनी होती है। इस कारण से सीमित साधनों का सदुपयोग आवश्यक है। यह गृहिणी की विवेकशील निर्णय शक्ति एवं कार्य निपुणता पर निर्भर करता है। उत्तम गृह कार्य व्यवस्था में समय श्रम बचाओ उपकरणों का भी महत्व स्थान है, जिसका उल्लेख हम आगे कर रहे हैं। गृह व्यवस्था में समय श्रम बचाओ घरेलू उपकरण साधनों का प्रयोग। कुछ ऐसे उपकरण है जिससे क्या होता है, समय और श्रम की बचत होती है। वो निम्नलिखित है, आप देखिएगा भी। आज का युग विज्ञान का युग है। समाज के हर एक क्षेत्र में विज्ञान का प्रभाव देखने को मिलता है। हमारे घर भी इस प्रकार वैज्ञानिक प्रभाव से अछूते नहीं है। आज मनुष्य के पास समय और कार्य अधिक है। आज की गृहिणी को घर के कार्यों को
अतिरिक्त बाहर के कामों को भी करना पड़ता है, जिसके लिए उसे समय और श्रम दोनों को बचाने के तरीके ढूंढने पड़ते हैं। आज भौतिक युग में धन का भी बहुत महत्व है। हर एक व्यक्ति घर के कार्यों के लिए ऐसे उपाय ढूंढता है जिससे कम समय, शक्ति, कम धन खर्च करके घर के अधिक से अधिक कार्य किए जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में समय, धन एवं श्रम वाले घरेलू उपकरणों का बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ हम कुछ मुख्य घरेलू उपकरणों का सामान्य परिचय दे रहे हैं जिन्होंने हमारे घरेलू कार्यों में महत्वपूर्ण स्थान ले लिया है। नंबर 1, गैस का चूल्हा। आजकल अधिकतर घरों में गैस के चूल्हे का प्रयोग किया जाता है। इसे आसानी से जलाया जा सकता है। इसकी तेज आंच से कम समय में आसानी से भोजन पकाया जा सकता है। आवश्यकता अनुसार इसकी आंच को तेज व कम किया जा सकता है। घर का हर एक व्यक्ति इसे आसानी से प्रयोग में ला सकता है। इसके ऊपर खाना बनाने से इसके ऊपर चढ़ाए जाने वाले बर्तन काले नहीं होते, जिससे बर्तन को धोने में भी परेशानी नहीं होती। चीज़ें दिया हुआ है, मितव्ययितापूर्ण है, इसके बारे में बताया जा रहा है। अगला है प्रेशर कुकर। यह भगोने के आकार का भोजन पकाने का बर्तन होता है। इसके ढक्कन के अंदर गोलाई में रबड़ का बड़े आकार का छल्ला लगा होता है। प्रेशर कुकर के ढक्कन को लगाकर जब प्रेशर कुकर बंद किया जाता है तो रबड़ के छल्ले के कारण प्रेशर कुकर के अंदर की भाप कुकर से बाहर नहीं निकल पाती। प्रेशर कुकर के अंदर का भोज्य पदार्थ भाप से बहुत जल्दी पक जाता है। इसमें भोजन के पौष्टिक तत्व भी नष्ट नहीं होते। गैस की तेज आंच पर प्रेशर कुकर में बहुत कम समय में भोजन के तत्व सुगंध नष्ट हुए बिना आसानी से भोजन पकाया जा सकता है। कुकर का प्रयोग कोयले की अंगीठी तथा स्टोव आदि पर भी किया जा सकता है। प्रेशर कुकर लीटर के नाप में 1 लीटर से लेकर 12 लीटर तक के पाए जाते हैं। कितने लीटर तक के पाए जाते हैं? 12 लीटर तक के पाए जाते हैं। हॉकिंस, प्रेस्टीज, यूनाइटेड प्रेशर कुकर की पुरानी कंपनियां आजकल अन्य बहुत सी नई कंपनियों के भी प्रेशर कुकर बाजार में मिलते हैं। घर में इस्तेमाल किए गए अच्छी कंपनी के गारंटी युक्त प्रेशर कुकर का ही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जितना यह उपकरण लाभकारी है उतना जरा सी असावधानी में क्या हो सकता है? भयंकर हानि भी पहुंचा सकता है। और भयंकर हानि का शब्द ये है, मीन्स ऐसे लगाया जाए कुकर फट भी जाता है। फटता है तो क्या होता है? ब्लास्ट होता है, जलने की भी आशंका रहती है। अगला आता है मिक्सर ग्राइंडर। ये है, देखिए मिक्सर ग्राइंडर। ये क्या था? पहले आपने क्या देखा? ये कुकर था और ये क्या था? गैस था। ठीक है, गैस का चूल्हा था, जिसमें जो इसको क्या कहते हैं? एलपीजी कहते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस भी कहते हैं। मिक्सर ग्राइंडर यह रसोई घर का एक विद्युत चालित उपकरण है। कैसा उपकरण है? तो विद्युत मतलब विद्युत से चलने वाला, एक इलेक्ट्रिक से चलने वाला है। इसमें कई प्रकार के ब्लेड लगे होते हैं जो अलग अलग जार होते हैं। इसमें दालें, मसाले आदि बहुत कम समय में आसानी से पीसे जा सकते हैं। इसके अलावा इसमें मैंगो शेक, लस्सी आदि भी बनाई जा सकती है। चटनी पीसने का भी इसमें अलग अलग जार आता है ना, आपने देखा होगा, एक छोटा जार आता है, एक उससे थोड़ा बड़ा जार आता है। तो वही चीज़ होता है, चटनी वगैरह पीसने के लिए अलग अलग बने होते हैं। उसमें अलग अलग टाइप के ब्लेड्स भी लगे होते हैं। कुछ कंपनियों में मिक्सी के साथ फलों एवं सब्जियों का जूस निकालने के लिए जूसर नामक उपकरण मिलता है। हमें लगता है कि सभी कंपनियां देती हैं जूसर का, जो क्या रहता है? जग की तरह रहता है, लेकिन क्या होता है? कांच की तरह फाइबर का होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। इन उपकरणों के प्रयोग से गृहिणी को सील बट्टे पर मसाले, दालें आदि पीसने की मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि मिक्सी में तो खाद्य पदार्थ डालने के बाद बिजली से संबंधित करके केवल मिक्सी के बटन दबाने की आवश्यकता पड़ती है। आसानी से बिना कड़ी मेहनत ही खाद्य पदार्थ तैयार हो जाता है। इलेक्ट्रिक केटल, ये देखिए इलेक्ट्रिक केटली, ये देखिए आजकल बहुत ज़्यादा इसका उपयोग किया था। जो स्टूडेंट वगैरह होते हैं वो इसका यूज़ ज़्यादा करते हैं, क्योंकि उनका इसमें कई मतलब काम चल जाता है। गर्म पानी रख लीजिए, कुछ भी क्या होता है इसमें इलेक्ट्रिक होता है, इसको बस बंद करके रख दीजिए और क्या होता है इसमें पानी गर्म हो जाता है और पड़ा रहता है। थर्मोस्टेट टाइप का होता है। ये चाय पकाने का वैद्युत उपकरण है। इसके प्रयोग से समय तथा श्रम शक्ति दोनों की बचत होती है। केतली स्टील या उच्च स्तर के प्लास्टिक की बनी होती है। केतली के ऊपर ढक्कन होता है जहां पानी डालते हैं, फिर प्लग लगा देते हैं, कुछ ही मिनट में पानी उबल जाता है। इलेक्ट्रिक केतली जहाँ ज़्यादा स्थान भी नहीं घेरती। ठीक है, अगला 5 नंबर क्या है? फ्रिज या रेफ्रिजरेटर। खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए इस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। यह बिजली से चलने वाला उपकरण होता है। शीघ्र खराब होने वाले खाद्य पदार्थ जैसे फल, सब्जी, दूध, दही, गुथा हुआ आटा, मक्खन, पका हुआ भोजन आदि इसमें कुछ दिनों के लिए सुरक्षित रखे जा सकते हैं। इसके फ्रीज़र में बर्फ जमाई जाती है। घर में भी आइसक्रीम तैयार किया जा सकता है। गर्मियों में ठंडे पानी के लिए तथा अन्य पेय पदार्थों को ठंडा करने के लिए फ्रिज का उपयोग किया जाता है। इसके
उपयोग से विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ खराब होने से बचाया जा सकता है तथा खाद्य पदार्थों को इसमें रखकर अधिक समय तक प्रयोग में लाया जा सकता है, जिससे गृहिणी के समय और मेहनत की क्या होती है, बचत होती है। अगला देख लीजिए, विद्युत चालित तथा गैस तंदूर एवं ओवन। ठीक है, तंदूर गैस तथा विद्युत चालित दोनों प्रकार का होता है। ओवन बिजली से चलने वाला उपकरण होता है। तंदूर से खाद्य सामग्री भून कर पकाई जाती है। ओवन में केक, पेस्ट्री, बिस्किट आदि पकाए जाते हैं। इसके अलावा मांस, मुर्गा आदि भूनने का काम किया था, रोस्ट करने का काम किया था। टोस्टर, डबल रोटी सेकने के लिए विद्युत चालित उपकरण। देखिए टोस्टर है, इसमें यहाँ से यहाँ आगे से मतलब इसमें डालते हैं और वो क्या होता है, ब्रेड टाइट होकर निकल जाता है। यह दो प्रकार का होता है, स्वचालित टोस्टर, साधारण टोस्टर। स्वचालित टोस्टर जिसमें डबल रोटी के स्लाइस डालने के बाद टोस्ट सिंक कर स्वयं बाहर की ओर आ जाते हैं। साधारण टोस्टर, इसमें एक निश्चित समय में टोस्ट सिंक जाने के बाद टोस्टर से टोस्ट निकलना पड़ता है, नहीं तो टोस्ट जल जाते हैं। अगला आता है कपड़े धोने की वॉशिंग मशीन। यह बिजली से चलने वाली मशीन होती है। इस मशीन में पानी, सर्फ और गंदे कपड़ों को डालकर कपड़ों के अनुसार रेगुलेटर सेट करके मशीन को बिजली से चलाया जाता है। इसमें मशीन के द्वारा कपड़ों की गंदगी कपड़ों से अलग हो जाती है, फिर उन्हें मशीन से निकालकर साफ पानी में धोया जाता है। आजकल कपड़े धोने के साथ ही मशीन में कपड़े सुखाने का भी खाना रहता है, जिसे ड्रायर कहते हैं। कपड़ों को साफ पानी में धोने के बाद ड्रायर वाले खाने में डालकर कपड़ों को सुखाया जाता है। इस मशीन के द्वारा घर के छोटे कपड़े से लेकर बड़ी बड़ी चादरें, पर्दे आदि भी आसानी से धोए जा सकते हैं। इसमें कपड़े धोने से कपड़ों की बनावट तथा रंग भी खराब नहीं होते। अधिक गंदे कपड़ों को भी मशीन में आसानी से धोकर साफ किया जा सकता है। इसके प्रयोग से कम समय में कम साबुन व कम मेहनत से कपड़े धोकर साफ हो जा सकते हैं। साथ ही धोबी के अधिक खर्च से भी बचत की जा सकती है। इसके अलावा भी बाजार में आज दिन प्रतिदिन नए नए प्रकार के घरेलू उपकरण देखने को मिल रहे हैं, जिनके प्रयोग से घर के काम को आसानी से किया जा सकता है। इनके प्रयोग से गृहिणी समय व श्रम की बचा सकती है। अगला है समय, श्रम व धन बचाओ उपकरण का प्रयोग करते समय ध्यान देने योग्य बातें। ये वाला पॉइंट मैं कल स्टार्ट करूँगी। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके सारी चीज़ें मैं बता देती हूँ आपको। तो तब तक के लिए आप लोग मेरी वीडियो अगर पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करिए। देखने के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखिएगा। टेक